नमस्ते। आज हम बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन प्रेम शुक्ला जी को आर वडोदरा में स्वागत करते हैं। धन्यवाद। आपको वडोदरा में स्वागत करते हैं। हम वैसे भी अभी चुनाव के लिए आगे बढ़ रहे हैं, विधानसभा के चुनाव है और हमें काफ़ी सारे एज अ यंगस्टर्स बहुत सारे सवाल होते हैं हम लोगों के पास, और आप जैसे एक्सपीरियंस है उनसे हम थोड़े क्वेश्चनर टाइप क्वेश्चंस पूछेंगे। तो हम चालू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं वडोदरा, तो उसके बारे में आप कुछ कह सकते हैं? तो देखिए, वडोदरा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत लगाव रहा है और वडोदरा शहर और वडोदरा जिले के लिए श्रद्धेय सयाजीराव गायकवाड़ के बाद अगर किसी व्यक्ति ने विकास का कार्य किया है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने वडोदरा को रेल की कोच फैक्ट्री दी थी। अब जब वो प्रधानमंत्री हुए हैं तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर विमान निर्माण की फैक्ट्री दी है। वडोदरा के लिए जो है रेल एजुकेशन का इंस्टीट्यूट दिया गया, वडोदरा के रेल यूनिवर्सिटी दी गई, वडोदरा के लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, वडोदरा के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वडोदरा के लिए गतिशक्ति यूनिवर्सिटी है। वडोदरा के लिए जो है उन्होंने पहले भी इंफ्रास्ट्रक्चर का तमाम काम किया है। वडोदरा की सड़कें जिस तरह से वडोदरा की हरियाली है यह अन्य शहरों के लिए अनुकरणीय है। वडोदरा का औद्योगिकरण देखें तो वडोदरा में आज L&T का बड़ा कैंपस है, इसी तरह से ABB का बड़ा कैंपस है। वडोदरा में जो है सीमेंस का बड़ा कैंपस है। तो औद्योगिकरण की दृष्टि हो, शिक्षा की दृष्टि हो, वडोदरा शहर जो तालाबों का शहर है उसके सौंदर्यीकरण की दृष्टि हो, हर दृष्टि से वडोदरा के चतुर्दिक विकास के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा संकल्पित रहते हैं और वडोदरा उनके दिल में बसा हुआ है। अगर ये कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी, शिक्षण से अगर हम जुड़े, क्योंकि हमारे जो सबसे ज़्यादा हमारे जो ऑडियंस है वो यंग लोग हैं जी। तो शिक्षण का कितना महत्व होता है आजकल की पीढ़ी के लिए? आपको ऐसा मतलब कोई मैसेज देना हो? नहीं, निश्चित तौर पर शिक्षा जो है भारत की जो युवा शक्ति है, ये भारत की सबसे बड़ी पूंजी है और यह पूंजी जो है तभी राष्ट्र के निर्माण के कार्य में आएगी जब हमारा युवा उच्च शिक्षित होगा, कौशल युक्त होगा। इसलिए आप देखें कि जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं बने थे तब पूरे गुजरात में कुल विश्वविद्यालयों की संख्या थी 21। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कारण गुजरात में विश्वविद्यालयों की संख्या है 103। मेडिकल सीटों की संख्या में हुआ 6 गुना इजाफा। इसी तरह से इंजीनियरिंग की सीटों में लगभग 10 गुना इजाफा हुआ है। आज यहाँ पर जो है वैश्विक स्तर का पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट वडोदरा शहर के पास में है। तो जब तक युवा जो है वह शिक्षा की शक्ति से लैस नहीं होगा, जब तक वह जो है कौशल युक्त नहीं होगा, तब तक वह राष्ट्र के लिए पूंजी की तरह काम नहीं कर पाएगा। तो राष्ट्र निर्माण के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा युवा शक्ति को फोकस करते हैं। जी, ये तो शिक्षा का ये था, बट कुछ ऐसे सवाल है जो मुझे पूछते हैं जो नेशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुए हैं। एक तो था कि श्रद्धा मर्डर केस, जी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, निश्चित तौर पर अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक बेटी अपने माँ बाप को त्याग कर किसी के प्यार पे इकरार करके वो उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में जाती है और उसके साथ इस तरह का धोखा होता है, उसके क्रूरता की पराकाष्ठा की जाती है। तो निश्चित तौर पर अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण मामला है और इस देश की युवतियों को भी ऐसे समय में स्वयं को सतर्क, सावधान और अपने जोड़ीदार के चयन में सतर्क रहने की आवश्यकता है।
आकाश वर्गीय ने वायरल वीडियो में ऐसा कहा था, एक उनका वायरल वीडियो था जिसमें उन्होंने ऐसा कहा था कि रेपिस्ट के माता पिता को भी पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो आपको क्या लगता है? अगर रेपिस्ट के माता पिता का उसमें किसी तरह का सक्रिय योगदान है तो स्वाभाविक तौर पर भारतीय दंड विधा में और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ऐसे लोगों के लिए जो है प्रावधान है। भारत में कानून तो अंततः आईपीसी सीआरपीसी के तहत ही चलेगा। तो मुझे लगता है कि भारतीय दंड व्यवस्था, भारतीय न्याय प्रक्रिया का समग्रता में अनुपालन होना चाहिए। हम चुनाव की बात कर रहे हैं अभी, तो चुनाव से रिलेटेड जैसे हम देख रहे हैं हम सब, तो मांजलपुर का सीट सबसे लास्ट अनाउंस हुआ था, तो उसकी कोई ऐसी खास वजह थी कि कहीं पे कोई ऐसे ऑब्स्टेकल्स आ रहा था या योगेश पटेल के लिए कोई नियम तोड़ा गया हो? देखिए, कई बार जो नियमों का अपवाद किया जाता है और हमारा जो संसदीय बोर्ड और हमारी जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है वो बहुत सारे जो है तथ्यों को ध्यान में रखकर निर्णय लेती है। तो निश्चित तौर पर हमारी जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है उसने अगर किसी नियम में ढील दिया है तो उसने कोई उसमें दृष्टि रखी होगी। तो ऐसे ही एक और था जिसमें बीजेपी ने 20 कांग्रेसी नेताओं को सीट दिया, टिकट दिया है चुनाव में, और उसकी वजह से काफ़ी सारे बीजेपी के ही भाजपा के वर्कर्स हैं वो काफ़ी ये नाराज़ हुए हैं। तो उनके साथ ऐसे अन्याय हुआ है, आप कह सकते हैं? नहीं, देखिए क्या होता है कि चुनाव में जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को त्याग कर, अपनी पार्टी को त्याग कर हमारी पार्टी में आता है तो भारतीय जनता पार्टी का वह भी कार्यकर्ता है और उन कार्यकर्ताओं के मध्य में हमारा जो नेतृत्व है वो जिसको उपयुक्त पाता है उसको टिकट देता है। अब हमसे अधिक जो है हमारे कार्यकर्ता तो जिसको हमारा नेतृत्व चयन करता है उसके साथ जाते हैं। सबसे अधिक पीड़ा जो है कांग्रेस को हो रही है जिसकी पार्टी छोड़कर लोग चले आ रहे हैं, और इसके लिए कांग्रेस को चिंतन करने की आवश्यकता है कि उसके विधायक उसकी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर क्यों चले आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के विचार दर्शन को वो आत्मसात करने के लिए क्यों तत्पर रहते हैं, यह जो है कांग्रेस के लिए आत्मचिंतन का विषय है। तो ऐसे ही छत्तीसगढ़ के सीएम हैं, उन्होंने ऐसा कहा था कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के लिए जो क्रिटिक्स या आलोचना करने वाले लोग हैं उनका मुंह बंद हो गया है। तो उसके ऊपर आपको कुछ कहना हो? देखिए, आलोचकों का मुंह बंद हुआ कि नहीं बंद हुआ, लेकिन कल जो सूरत में मंच पर एक कांग्रेस का नेता राहुल गांधी के हिंदी के वक्तव्य को गुजराती में अनुवाद कर रहा था, उसका मुंह जरूर बंद हो गया, क्योंकि राहुल गांधी की बात जो है वो कांग्रेस का अनुवाद के लिए चयनित नेता ही नहीं समझ पाया। तो राहुल गांधी को जब कांग्रेसी ही नहीं समझ पा रहे हैं, उनके शीर्ष नेता चाहे गुलाम नबी आज़ाद हो, चाहे आरपीएन सिंह हो, जितिन प्रसाद हो, सारे उनके जो युवा साथी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, सब छोड़ कर चले जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस को भारत जोड़ो की बजाय कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। भारत को, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की सत्ता लोलुपता ने विभाजित किया था, उसको जोड़ने का पुरुषार्थ सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो आज से 7 दशक पहले कर चुके हैं। उससे 1 इंच अधिक भूमि जो है कांग्रेस जोड़ नहीं पाई है। हाँ, 40,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि पंडित नेहरू ने चीन के जबड़े में जरूर डाल दिया। हम विपक्ष की बात ही कर रहे हैं, तो पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी का इतना जोर नहीं था, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि काफ़ी आम आदमी पार्टी गुजरात के चुनाव में आ रही है। तो उनका जो फ्री पॉलिसी है, जो मतलब जो फ्री एजुकेशन, फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने वाले, क्या उसका गुजरात पे कोई प्रभाव आपको लगता है कि बीजेपी के सीट्स में कोई फ़र्क पड़ सकता है उसमें? देखिए, आम आदमी पार्टी का जोर नहीं है, उसका जो है थोथा शोर है, और वो शोर हर जगह मचाते हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में शोर मचाया
किसी सीट पर जमानत बचाने लायक भी नहीं बचे। उत्तराखंड में उन्होंने मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया, चुनाव बीत गए, मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी मैं पार्टी भारतीय जनता पार्टी में चला आया। हिमाचल प्रदेश में बड़ा शोर मचा रहे थे, उनकी पूरी पार्टी की इकाई भारतीय जनता पार्टी में समाहित हो गई। गोवा में भी वो इसी तरह का शोर मचा रहे थे, उनके हाथ कुछ हासिल नहीं हुआ। तो गुजरात की जनता, जिसने उनके फ्री की पॉलिसी जैसे अरविंद केजरीवाल ने अनाउंस किया, उनकी सभा में ही लोगों ने उनको नकार दिया। तो मुझे नहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, जिसने दिल्ली में एक नया विद्यालय नहीं बनाया है 8 वर्षों में, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और विद्यालय, इनकी संख्या जो है बहुगुणित हुई है। तो मुझे नहीं लगता, स्वास्थ्य की बात करते हैं, एक नया अस्पताल दिल्ली में नहीं बनाया उन्होंने। तो उनके अंदर शिक्षा है ना स्वास्थ्य है, उनका एक वसूली मॉडल है। और वो रेपिस्ट को भी जो है फिजियोथेरेपिस्ट बताने का झूठ और पाखंड वो कर सकते हैं। जी, मेरा एक और प्रश्न था कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र के गवर्नर ने नितिन गडकरी की तुलना शिवाजी महाराज से, छत्रपति शिवाजी महाराज से की थी, जिसको चलते शिंदे ग्रुप ने उनका इस्तीफा मांगा है। तो आपका क्या कहना है उसके ऊपर? देखिए, छत्रपति शिवाजी के प्रति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन में अत्यंत श्रद्धा का भाव है। भारत की नौसेना का जो एम्बलम है वो छत्रपति शिवाजी की सेना के नाम पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उसी जो एम्बलम छत्रपति शिवाजी अपनी नौसेना में प्रयोग करते थे, वो भारतीय नौसेना का एम्बलम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। और 2014 में जब शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर गई थी, तो एक नारा दिया गया था कि महाराष्ट्र की जनता छत्रपति शिवाजी और नरेंद्र मोदी के साथ है। तो छत्रपति शिवाजी की नीतियों को, उनके हिंदवी स्वराज की संकल्पना को साकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और नरेंद्र मोदी जी और समग्र भारतीय जनता पार्टी का यह मानना रहा है, छत्रपति शिवाजी आदर्श हो सकता है, उनका कोई अनुकरण कर सकता है, उनसे तुलना का कोई औचित्य नहीं है। जी, और आप, मेरा आखिरी सवाल आपके लिए, बीजेपी की इस बार आपको कितना लगता है कि कितनी सीट्स जीतेंगे, जबकि आप और कांग्रेस पूरा? देखिए, इस बार रिकॉर्ड ब्रेक होगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं कहा है कि भूपेंद्र भाई जो हैं वो नरेंद्र भाई का रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि 150 से अधिक विधानसभा की सीटें जितवाकर गुजरात की जनता प्रचंड जनादेश देगी और 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के समक्ष लड़ने की हिम्मत जुटाना भी विपक्ष के लिए कठिन हो जाएगा, उनका हौसला पस्त हो जाएगा। एक और लास्ट एक आपको रिक्वेस्ट था कि हमारा सबसे ज़्यादा जो ऑडियंस है वो यंग पॉपुलेशन है, तो उनके लिए चुनाव कितना इम्पोर्टेंट है, मत देना कितना इम्पोर्टेंट है, उसके लिए आप एक छोटा सा मैसेज। देखिए, भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि इसमें हर किसी को मताधिकार प्राप्त है, और जब आप अपना मताधिकार का प्रयोग करते हैं तो भारत के निर्माण के लिए, युवा शक्ति को जो है बल प्रदान करने के लिए आप सरकार चुनते हैं, और वो सरकार जो है अपनी नीतियों के माध्यम से आपके भविष्य के निर्माण में जुटती है। इसलिए हर युवक को, हर युवती को अपनी प्राथमिकता तय करके सबसे पहले जाकर मतदान करना चाहिए और उसके बाद जलपान करना चाहिए। हर युवती और युवक का यह लक्ष्य हो कि नए भारत के निर्माण के लिए, नव निर्माण के लिए वह निश्चित मतदान करें।